हाय एवरीवन। आज मैं कुछ काम से बाहर था, तो आज मैं नॉर्मल प्री मार्केट रिपोर्ट तो नहीं बना पाऊँगा, बट स्टिल मैंने सोचा एटलीस्ट अगर मैं उसकी वीडियो वर्जन नहीं बना पा रहा तो एटलीस्ट ऑडियो वर्जन तो प्री मार्केट रिपोर्ट की ज़रूर बनाई जाए फॉर ऑल आवर व्यूअर्स जो भी प्री मार्केट रिपोर्ट का वेट करते हैं। बेसिकली आज मार्केट एक बहुत न्यूज़लेस मार्केट है। आज की मार्केट, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स नहीं है मार्केट को हमें आगे धकेलने के लिए या नीचे धकेलने के लिए, या एटलीस्ट ये इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट एक साइडवेज मूव करेगी। बट हाँ, हमारे पास कुछ की सिग्नल्स ज़रूर हैं जिससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन आज कैसी रह सकती है। उसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा यूएस मार्केट्स। तो अगर हम यूएस मार्केट्स की तरफ थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यूएस मार्केट्स कल मिक्स सिग्नल में रही हैं। हमारा नैस्डैक स्लाइटली अपवर्ड रहा है जबकि हमारा S&P 500 फॉल करा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? नैस्डैक ऑलरेडी प्रीवियस डे बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका था एंड हमारे अल्फ़ाबेट मतलब गूगल और हमारे माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स के कारण नैस्डैक में एक थोड़ी पॉजिटिविटी है स्टिल जो मेंटेन किए हुए है, जिसके कारण नैस्डैक थोड़ा हायर है। बट इसमें दो बात नोट करने की ये है कि S&P 500 और नैस्डैक ने दोनों ने ही इंट्राडे में फॉल लिया है। दोनों ही जहाँ पे ओपन हुए थे उनकी क्लोजिंग अपनी ओपनिंग से लोअर साइड पे है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव सिग्नल है मार्केट्स के लिए। हाँ, नैस्डैक अपनी कल की क्लोजिंग से हायर है, बट वो मुझे लगता है वो मेजरली बस हमारे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के रिजल्ट्स के कारण जो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी आई है मार्केट में, वो मात्र उसके कारण है। तो मुझे नहीं लगता हमें उसे ज़्यादा सीरियसली लेनी चाहिए। मैं पर्सनली इस चीज़ को अभी ज़्यादा सीरियसली लेना चाहूँगा कि जहाँ पे उसने ओपनिंग दी वो उसे सस्टेन नहीं कर पाया एंड स्टिल वो डाउनवर्ड मूव करता रहा, जिसके कारण मुझे लगता है कि अभी भी यूएस मार्केट्स में जो फियर्स हैं उनकी इकॉनमी को लेके वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं एज़ कम्पेयर टू जो पॉजिटिव्स हमें अर्निंग्स में देखने को मिल रहे हैं। जो फियर्स हैं स्पेसिफिकली जो बैंकिंग फियर्स अभी तक चल रहा है, जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का बैंकिंग फियर अभी तक यूएस की मार्केट से नहीं निकला है, इट्स द सेकेंड डे। तो अभी पता नहीं है कब तक उनकी मार्केट्स में चलेगा, बट जब तक उनकी मार्केट्स में फियर रहता है कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें अपनी मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। बल्कि शॉकिंगली आजकल हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स का देख नहीं रहे हैं अपनी मार्केट्स में। वी आर कंटिन्यूअसली बीटिंग द ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस। जो भी ग्लोबल मार्केट्स जैसा परफॉर्म कर रही हैं उसके मुकाबले हम बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। एंड बट हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, ये नॉर्म नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हाँ, इसका फंडामेंटल रीज़न ज़रूर है कि ओके इंडिया की इकॉनमी मच बेटर कर रही है बाकी सारी कंट्रीज से एंड इंडिया के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी ग्लोबल मार्केट्स डाउन होती है इंडिया के लिए स्टॉक मार्केट में ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी कंट्री को आउट परफॉर्म करना है तो जनरली वो ऐसे आउट परफॉर्म करता है। मानिए अगर हम यूएस मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो जब यूएस मार्केट्स 1% बढ़े तो इंडिया 2% बढ़ रहा है। जनरली हम सिमिलर मूवमेंट शो करते हैं, बस ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, मीन्स ज़्यादा तेज़ी के साथ उस मूवमेंट को, ज़्यादा बड़े पैमाने पे उस मूवमेंट को शो करते हैं और इस तरीके से हम यूएस मार्केट्स को आउट परफॉर्म करते हैं या फिर किसी भी और मार्केट को आउट परफॉर्म करती है कोई भी और कंट्री। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि यूएस मार्केट्स 1% डाउन है और इंडिया 2% ऊपर जा रहा है। इस तरीके से आउट परफॉर्मेंस बहुत रेयरली देखी जाती है अगर हम किसी भी टाइप की मार्केट के बारे में बात करें। तो अगर हम अब आएँ कि भाई आज हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स क्या रह सकते हैं, तो मेजर रेजिस्टेंस अभी आसपास निफ्टी में नहीं है और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी नहीं है। बट हाँ, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल आई वुड से कि हाँ निफ्टी से ज़्यादा पास है, निफ्टी से ज़्यादा प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस लेवल है एटलीस्ट अभी के लिए। क्योंकि निफ्टी का जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस लेवल अब जो आता है वो आता है 18,000 to 18,100 का जो जोन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है अब निफ्टी के लिए। अब निफ्टी एटलीस्ट 18,000
तक जाने के लिए फ्री है, वो 18,000 तक बहुत इजीली जा सकता है, उसे जाना भी चाहिए। बट हाँ, अभी क्योंकि हमारे पास कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का अभाव है, जब तक हमारे पास थोड़े और बेटर रिजल्ट्स नहीं आते, तो हाँ हो सकता है कि निफ्टी उसमें लैग करे। अगर बात है बेटर रिजल्ट्स की ही, तो इसमें आज हमें थोड़ी सी होप ज़रूर मिली है। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स अराउंड द एक्सपेक्टेशंस ही आए हैं। इनफैक्ट हल्के से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें बहुत स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से बेटर ही मिला है, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये बजाज फाइनेंस के लिए एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज काफ़ी क्वार्टर से बजाज फाइनेंस एक बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा है, स्टॉक वाइज, नॉट रिजल्ट वाइज, स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस बहुत ख़राब दिखाता आ रहा है। सो सारे लोगों को ही वेट है कि बजाज फाइनेंस कब अपने रिजल्ट्स के बेसिस पे बेसिकली रिवाइव कर सकता है। एंड हमने कल डिस्कस भी करा था कि बजाज फाइनेंस में मैंने खुद भी पोजीशंस ले रखी हैं, एंड बजाज फाइनेंस में पोजीशन बेसिकली मैंने रिजल्ट बेस्ड ट्रेड ली है, एंड मैंने बहुत स्लाइटली अपवर्ड ऊपर की तरफ बायस्ड एक ऑप्शन सेलिंग पोजीशन ली थी। हालांकि वो न्यूट्रलिश जोन में ही है, क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन दोनों ही सेल करे हैं। बट हाँ, मेरा कॉल ऑप्शन थोड़ा एक्स्ट्रा फार आउट ऑफ द मनी है अगर मैं उसे कंपेयर करूँ हमारे पुट ऑप्शन से। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मूव बजाज फाइनेंस में एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि थोड़ा सा एक अपवर्ड मूव आ सकता है। साथ में बजाज फाइनेंस की अगर बात करें, बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी बहुत शॉर्टिंग हो रखी थी, उसका PCR रेशो 0.5 पे चल रहा था। तो अब अगर वो ऊपर जाता है थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली, तो हम एक बजाज फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग रैली भी देख सकते हैं। ऊपर से बजाज फाइनेंस ऑलरेडी इतने टाइम से इतना डाउन चल रहा है कि अब वो थोड़ा सिग्निफिकेंटली ऊपर मूव करने के लिए खुला हुआ है, वो अब सिग्निफिकेंटली ऊपर मूव कर सकता है। तो हो सकता है मैं अपनी पोजीशंस कंप्लीटली आज क्लोज करने की बजाय एक अपवर्ड बायस में उसमें पोजीशन लेके रख सकता हूँ मैं 1 to 2 मंथ्स के लिए। खैर वो तो जब मार्केट्स खुलेंगी उसके बिहाफ पे, प्राइस मूवमेंट के बिहाफ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि कब मैं क्या करने वाला हूँ। अगर अब हम बात करें आगे, तो अब आगे सिर्फ 2 मेजर रिजल्ट्स मुझे लगते हैं कि आज आने वाले हैं। उनमें से रहेंगे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स को लेकर अब तक उतनी पॉजिटिविटी बेशक नहीं थी, बट अब थोड़ी आ गई है नेस्ले के रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि नेस्ले के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। तो आई गेस एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़रूर आ गया है, क्योंकि कल भी हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़ा था। अगर आज सेम ही होता है, आज सेम हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़ता है, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा उसमें ट्रेड लेने के लिए। बिकॉज सी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस की, ओके रिजल्ट ऐसे आने वाला है, ये चीज़ें ऐसे होंगी। एक होता है आप किसी और कंपनी के रिजल्ट्स को देख के किसी दूसरी कंपनी के बारे में एक्सपेक्टेशंस बना रहे हैं, तो उसके कारण अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज ऐसे प्रेडिक्शंस बहुत बार गलत भी निकल जाती हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, तो एज अ ट्रेडर हमें हमेशा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड अपोजिशंस में एंड अपोजिट ट्रेंड में ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ट्रेड्स लेता हूँ। मैं जनरली काफ़ी कॉन्ट्रा ट्रेड्स में डील करता हूँ। अपोजिट मतलब जो मार्केट सोच रही है उसके अपोजिट टाइप ऑफ ट्रेड लेने में मैंने बहुत बार ट्रेड्स ली हैं, इनका बहुत बार मेरे प्रॉफिट्स भी आए हैं, काफ़ी बार मेरी ट्रेड सक्सेसफुल भी निकली है। खैर ये बातें छोड़ते हुए, तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा एक्सिस बैंक का भी रिज़ल्ट आएगा। सो एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट से अब एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई हैं, जैसे स्लोली एंड स्लोली बिल्डअप करा है एक्सिस बैंक के लिए एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि पहले HDFC बैंक का रिज़ल्ट आया जो कि ऑलमोस्ट एस्टिमेट के आसपास था, बहुत स्लाइटली डिप के साथ। फिर ICICI बैंक का रिज़ल्ट आया जो कि बहुत अच्छा रहा। फिर इंडसइंड बैंक का रिज़ल्ट आया, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो अब काइंड ऑफ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट आएगा और वो भी बहुत अच्छा ही आएगा। मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग बैंक्स में अब बस 2 मेजर रिजल्ट्स बचते हैं। एक तो हमारा एक्सिस बैंक हो गया और एक हो गया हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। तो इन 2 बैंक्स के रिजल्ट आते ही प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग कैसा परफॉर्म कर रही है वो मोर और लेस हमें क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद मार्केट्स एक जेन्युइन इन्वेस्टर जब पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे, उससे हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में पता चलेगा कि जेन्युइनली बैंकिंग निफ्टी या फिर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बैंक्स के बारे में अब इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम अपने ट्रेड्स कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं।
तो सबसे मेजर चीज़ है, अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करें तो ये है कि 43,000 का रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी चाहे अगर हमारा निफ्टी हो तो 17,900 वगैरह इतने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी का 43,000 का रेजिस्टेंस लेवल। उसने प्रीवियस हिस्ट्री में बहुत बार 43,000 को एज अ सपोर्ट भी यूज़ करा है, एज अ रेजिस्टेंस भी यूज़ करा है। सो बहुत बार 43,000 का लेवल रिस्पेक्ट हुआ है, एंड तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सी टेक्निकल रेजिस्टेंस का मतलब यह नहीं हो ब्रेक ही नहीं हो सकती, या फिर ये सपोर्ट है तो हमेशा सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है एक हर्डल है। ओके, हम इंट्राडे में भी पुल बैक देख सकते हैं, या फिर हमें अगर सेलिंग होनी ही हुई तो हो सकता है 43,000 के पास जाके सेलिंग होगी। सो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करते हैं। इन्हें ट्रेड, अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप ट्रेड इनिशिएट करने के लिए सोच सकते हैं, पर अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग है तो आप किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को देख के कभी भी ये मत करिए कि ओके रेजिस्टेंस लेवल आ गया मतलब सेल 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 सेल। जर्नली, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने में ये थिंकिंग काम नहीं करती है। आप इसे रेफरेंस पॉइंट एज अ हेल्पिंग गाइड लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे लगता है पैसे कमा पाएंगे, एज़ कम्पेयर टू आप इसे अगर अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही बना रहे हैं। तो ये थे मेरे थॉट्स। तो अगर हमें आज की मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो हमें थोड़ा सा रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स मिक्सड अप है, हालांकि एशियन मार्केट्स डाउन है। सो हमें देखना पड़ेगा कि आज निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। SGX निफ्टी ऑलरेडी एक थोड़ी गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, बट अगेन ओपनिंग के बाद से SGX निफ्टी गिरा है। सो मिक्स्ड सिग्नल हैं आज SGX निफ्टी के भी, बट हाँ एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है तो हो सकता है आज निफ्टी की एक गैप अप ओपनिंग रहे, तो उस चीज़ पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आज गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे ग्लोबल क्लूज़ और एशियन मार्केट्स देख के लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग देखने के बाद वो अपना गैप क्लोज कर सकता है। उसके मुझे काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि वो अपना गैप क्लोज करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो मे बी जो लोग गैप क्लोजिंग की स्ट्रेटजीज आजमाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा दिन हो सकता है ये। तो निफ्टी अपना गैप क्लोज कर सकता है, उसके बाद बेशक वो रैली दिखाए, बिकॉज रैली दिखाने के कारण भी हैं। अगर हम देखें तो सबसे मेजर है कि FIIs अब नेट बायर्स हो चुके हैं। आई डोंट नो मैंने बात पहले कैसे नहीं बोली, FIIs नेट बायर हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ है हमारे लिए। सी 2-3 दिनों तक कंटिन्यूस सेलिंग करने के बाद, इनफैक्ट 2-3 दिन से भी ज़्यादा ही हो गए हैं कंटिन्यूस सेलिंग करने के बाद, FIIs आज नेट बायर्स निकले हैं। तो इट्स अमेजिंग न्यूज़, मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आज FIIs नेट बायर्स हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर वो नेट बायर्स ही रहते हैं तो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हो गई, या फिर हमारे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर कुछ IT फर्म्स हैं जिनमें FIIs की बहुत अच्छी होल्डिंग है, वो अब एक रैली दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ रह सकती है हमारे US मार्केट्स के लिए, एंड मार्केट्स में एक मोमेंटम आ सकता है। बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, FIIs हमेशा एक मोमेंटम इन्वेस्टर रहते हैं। तो जब FIIs मार्केट में आते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि मार्केट्स एक मोमेंटम में मूव करना स्टार्ट करती हैं। तो मोमेंटम इंडेक्स में एटलीस्ट मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी रह सकती है। मार्केट बाय ऑन डिप की मार्केट बन जाती है और सेल ऑन राइज की मार्केट ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम DIIs की बात करें तो जनरली जब DIIs बाय करते हैं तो वो एक हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग के मेथडोलॉजी से ज़्यादा बाय करते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि हम मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। तो आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में यही था। मैं आशा करता हूँ मैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आपको नॉर्मल सेटअप के साथ दे पाऊँ, एंड आज ऐसी वीडियो के लिए मैं खेद चाहता हूँ। एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।